अरे देखो, मैं तुम्हें लास्ट टाइम बोल रहा था ना ट्रैक का। तो ट्रैक का कुछ ऐसा है कि जो मेरी उनसे बात हुई है ऑर्गेनाइजेशन से, उन्होंने मेरे को बोला है कि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए ट्रैक कराते हैं। हमने कभी ट्रैक पे नहीं गया, मैं किसी भी स्टूडेंट के साथ, अकेले तो ऑब्वियसली बहुत बारी गया हूँ, पर विद स्टूडेंट्स ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि पता ही नहीं था ना कि स्टूडेंट्स के साथ हो सकता है या नहीं। ऑब्वियसली तुम लोग उस एल्टीट्यूड पे तो नहीं जा सकते जहाँ नॉर्मल ट्रैक्स होते हैं, तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम उतने फिट नहीं हो। पर वो उन्होंने बोला कि वो कुछ ऐसे क्लास मतलब कुछ ऐसे सर्टेन हाइट तक ले जाएँगे जहाँ पे वो बच्चों को पहले भी लेके गए हैं स्कूल वाले। और फिर वो मेरे से मंथ पूछ रहे थे कि आप ट्रिप कब प्लान करना चाहते हो? वो तो कह रहे हैं अभी भी हो सकता है, पर अभी हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि विंटर मंथ्स हैं। एक तो विंटर मंथ्स हैं और दूसरा अ, इट इज़ वेरी कोल्ड, और दूसरी चीज़ कोविड भी चल रहा है। अब 12th क्लास के बच्चे तो पीछे पड़े हैं कि अभी चल लो, पर पॉसिबल है नहीं। अगर कोविड ना भी होता तो भी हम विंटर मंथ्स में कभी भी स्टूडेंट ट्रिप तो प्लान कर नहीं सकते। उसका रीज़न ये है, हिमालयाज़ में समर्स में ही अगर आप ट्रेक पे जाओगे, तो रात को ना वहाँ टेम्परेचर हो जाता है 5 डिग्रीज़, 2 डिग्रीज़ ऐसे। विंटर मंथ्स में रात को टेम्परेचर हो जाता है -15 डिग्रीज। अब ये सुनने में बड़ा आसान सा लगता है, तुम वहां ना किसी होटल में नहीं हो, तुम एक्चुअली एक टेंट में हो। टेंट में हवा आती जाती है, पोरस है वो, हवा तो आती है। -15 डिग्रीज में जब हवा अंदर आती है ना, उस टाइम सबको नानी याद आ जाती है। और उसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैंने अपनी लाइफ का जो पहला ट्रैक किया था वो एक विंटर ट्रैक ही था। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनता हूँ मैं। जब तक मैं सुबह उठा, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज को एक सॉल्यूशन में रखते हैं। वाटर है वो लिक्विड है, तो मैं उसे निकालता था कॉन्टैक्ट लेंस को और अपनी आई तक लेके आता था, इतने में वो सूख जाता था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने हमें पानी दिया, वो मेरे को वो तो पता ही था कि पानी तो क्या ही जमेगा। पानी 1 घंटे के बाद जम चुका था। तो ट्रेक्स में वैसे भी नॉर्मली क्या होता है, समर ट्रेक भी हो तो यू कैन नॉट बेथ। ब्रश हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। नहा क्यों नहीं सकते? नहाओगे किधर? वहाँ कोई बाथरूम या ऐसे थोड़ी आप जंगल में हो, किधर नहाओगे? अगर तुम जैसे साथ में कोई रिवर जा भी रही है, इतना ठंडा होगा ना पानी सुबह के टाइम पे, नहाते तो सुबह ही हैं। कोई सोचेगा भी नहीं। सुबह समर्स में भी अगर आप हिमालय पे ट्रैक पे हो, तो आप पूरे जैकेट वगैरह वैसे होगे, तुमने 2-3 स्वेटर पहने होंगे, जैकेट पहनी होगी, नहाने का तो सोच ही नहीं सकते उस केस में। तो ठीक है। और और वो कभी मैं देखा किसी को नहाते हुए ऐसे हो ही ठंड नहीं में? सकता, हो ही नहीं सकता, कोई नहा सकता ही नहीं है, बीमार पड़ जाएगा वो। और फिर दूसरी चीज़ है, वो मेरे से पूछ रहे थे कि कितने डेज़ का प्लान करना है, 1 डे, उनके पास ऑप्शंस है 1 डे या 4 डे। 4 डे कैंपिंग तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा, पता नहीं देखेंगे तब। 1 डे कैंपिंग पहली बारी कर रहे हैं तो मेरे को लगता है सेफ ऑप्शन वही है, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता कि तुम्हारा रिएक्शन कैसे आएगा। देखो, फोटो देखना ना बहुत आसान होता है। तुमने फोटो में देखा कि कोई आदमी वहां खड़ा है, कितना अच्छा लग रहा है, हम भी जाएंगे। जब वहां पर ना आप एरोप्लेन या बस से नहीं पहुंचते, आपको पैदल चल के जाना होता है, एंड यू हैव टू क्लाइंब अ माउंटेन। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते आधे लोगों की हालत खराब हो जाती है, कितने लोगों का बीपी। मेन प्रॉब्लम माउंटेन्स की होती है हाइट। आप दिल्ली में जिस हाइट पे हो, ऑब्वियसली माउंटेन्स पे हाइट अलग है। आप एक हायर एल्टीट्यूड पे हो, वहां पे ऑक्सीजन सेम नहीं होती। तो उस हाइट को अडेप्ट करने में भी लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। कईयों से अडेप्ट होती है, कईयों से नहीं होती। वो कॉन्टिन्यूअसली जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो एक ऑक्सीमीटर रखते हैं। जैसे अभी कोविड में है ना कि अगर बॉडी ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, वो एक ऑक्सीमीटर रखते हैं और वो कॉन्टिन्यूअसली चेक करते रहते हैं कि किसकी ऑक्सीजन ठीक है नहीं है। अब ये मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी भी ऐसे ट्रैक पे लेके जाएंगे, क्योंकि एल्टीट्यूड की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 10,000 फीट से। जब आप इस लेवल को क्रॉस करते हो, जितने भी बड़े ट्रैक्स हैं वो सारे ही 10,000 फीट से ऊपर होते हैं, पर बच्चों वाले ट्रैक तो छोटे-मोटे, जैसे त्रिउंड हो गया या ऐसे, उनमें वो छोटा-मोटा वो वही बताएँगे। लोकेशन उन्होंने कहा उनके पास बहुत सारी हैं, पर पहले वो बस मुझसे ये कन्फर्मेशन चाहते हैं कि आप इंटरेस्टेड हो ना, हमारा टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे। तो मैं कहा हाँ, मोर और लेस इंटरेस्टेड ही हैं। इतने बच्चे तो हो ही जाएँगे कि हम चले जाएँ। तुम हो, 12th है, सीए का बैच है, मिला कर के 20 बच्चे तो हो ही जाएँगे। मुझे पता है सब तो नहीं आ पाएँगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि तुम बोलोगे सर आप पापा से बात करो, मैं किसी के पेरेंट्स से बात नहीं करूँगा, ये पहले सुन लो। मैं सिर्फ तुम्हें बताऊँगा, तुम मना लो, तुम नहीं मना पाए कोई बात नहीं, मैं अपने वालों को नहीं मना सकता भाई, मैं किसी और के पेरेंट्स को क्या मनाऊँगा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर ये दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल समर मंथ्स में, ठीक है? पर मैं लास्ट टाइम पूछ ही चुका हूँ, तुम में से भी कुछ इंटरेस्टेड तो थे, अब होगा नहीं होगा ये तो कौन बता सकता है, ये तो नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा, तो हम नेक्स्ट ईयर ये प्लान करेंगे।
जाने का। पर एक चीज़ ये याद रखना, तुम्हारी लाइफ में तुमने कभी ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की होगी। जो मतलब बस यही है, थोड़ी-सी फिटनेस होनी चाहिए, आप 4-5 किलोमीटर चल पाएँ, इतनी फिटनेस चाहिए एक पहाड़ पे। पर वहाँ करना क्यों है? कई लोग यही जब ये सुनते हैं तो फिर वो कहते हैं फिर जाना ही क्यों है? अगर देखो टॉयलेट्स भी ओपन में है, वहाँ कोई टॉयलेट लगा थोड़ी है, वो एक टेंट लगा देंगे, उसी में सब टॉयलेट जा रहे होंगे, स्मेल बहुत आ रही होगी उन टॉयलेट से, तो फिर जाना क्यों है? नहाने को नहीं मिलेगा उतने दिन, नहा तो कहीं भी नहीं सकते। ब्रश कर सकते हो, खाना भी बड़ा सिंपल सा, क्योंकि ऑब्वियसली तुम ट्रैक कर रहे हो ना, तो जो वो बनाएँगे वही मिलेगा। तो फिर ये सब सुनने के बाद लोगों को लगता है कि जाना क्यों है? टेंट में 3 लोग रहेंगे, एक टेंट में 3 लोग रहेंगे। तो और स्लीपिंग बैग में सोना होगा टेंट में। तुम अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक टेंट में नहीं सोए हो, तुम हमेशा घर में ही सोए हो, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। सिर्फ़ अ, देखो ये चीज़ ना कोई वीडियो या कोई फ़ोटो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब मैं सबसे पहले छोटी-सी हाइक पे गया था त्रिउंड, तो एक तो माउंटेन व्यूज़ बहुत अच्छे थे, और दूसरी चीज़ ना, वो जो नाइट स्काई थी, रात को मेरे को तो पता भी नहीं था कि रात को क्या, व्हाट टू एक्सपेक्ट और व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट। रात को टेंट से मैं बाहर निकला और मैंने ऊपर देखा, और मैंने अपनी पूरी लाइफ़ में जितने स्टार्स नहीं देखे होंगे ना, उस एक दिन, उस एक रात को मैंने उस नाइट स्काई में देखा, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन नहीं होता। उस एक रात में तुम में से आज तक किसी ने शूटिंग स्टार देखा है, जिसे हिंदी में टूटता तारा कहते हैं? कभी भी देखा है? ऊपर देखा हो ऐसे वो लाइन सी आती है, सर एक बार देखो। एक बार? उस एक रात में मैंने 14 शूटिंग स्टार्स काउंट किए हैं, उस एक रात में। और कितनी देर देख रहूँगा मैं ऊपर, शायद 1 घंटा, 2 घंटा, पूरी रात थोड़ी ना उल्लू की तरह यूँ देख रहा था। उस एक रात में मैंने 14 शूटिंग स्टार्स गिने हैं, कितने तो मिस कर दिए होंगे, वो इतनी क्लियर स्काई होती है। मैं तुम्हें फ़ोटो भेज दूँगा इंस्टाग्राम पे, कोई मैं स्टोरी में डाल दूँगा कि इंडिया हाइक्स जिस ऑर्गनाइज़ेशन से मैं जाता हूँ, वो उसकी फ़ोटोग्राफ़ी ईज़ी नहीं है। मैंने कोशिश की थी, मैंने भी फ़ोन खोला कि ये आएगी, वो जो स्काई की फ़ोटो होती है ना, उसके लिए आपको डीएसएलआर या कोई बहुत अच्छा कैमरा चाहिए, वो तो है नहीं। तो फ़ोन से नहीं आ सकती, चाहे कौन-सा भी फ़ोन हो, उस पे कभी नहीं आ सकती वो फ़ोटो। पर वो चीज़ मैंने अपनी लाइफ़ में कभी नहीं देखी थी, और मेरे को पता भी नहीं था कि ऐसा होगा। तो मैंने तो उस रात को क्या करा, अपने टेंट में से स्लीपिंग बैग निकाला, और बाहर एक पत्थर था, उसके ऊपर स्लीपिंग बैग अपना डाल दिया और लेट गया, और ऊपर देखी जा रहा हूँ मैं। सुबह उठ करके ऑर्गेनाइज़र कह रहा है, "ये कौन सोया हुआ है बाहर?" वो मेरे को आके कह रहा है कि, "तू पागल है? तू बाहर आ करके सो गया।" रात को कोई डॉग या कोई वाइल्ड डॉग कुछ ऐसा आ जाता तो उस टाइम पता थोड़ी था। तो ये मतलब ये वो एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज़, वो आपको कई सारी चीज़ें सिखाएँगे, अपना टेंट कैसे पिच करते हैं। आप अकेले हो बेसिकली, देयर इज़ नोबडी टू हेल्प यू, बस तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। तो बहुत बहुत कुछ, एक तो तुम खुद को जान जाओगे तुम कितने फिट हो, तुम कितने मेंटली और फिज़िकली टफ हो, क्योंकि तुम्हें अपना बैग उठा करके एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करना है एक माउंटेन पे। ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल। ऐसी चीज़, मतलब कोई तरीका नहीं है कि मैं तुम्हें समझा पाऊँ। ये जिसने देखा है ना, उसी ने देखा है। कोई वीडियो, कोई फ़ोटो इस चीज़ को जस्टिस कर ही नहीं सकता। ये सिर्फ़ देखने पे ही पता चलता है। माउंटेन्स पे जो सनसेट्स और सनराइज़ेज़ होते हैं ना, वे उससे ज़्यादा सुंदर चीज़ कुछ नहीं होती। और इतने कलर्स में होते हैं। मैंने सनसेट और सनराइज़ेज़ पर्पल, वॉयलेट, ऑरेंज ऐसे कलर्स बदलते हुए देखा है उन्हें। क्योंकि वो एक सर्टेन स्पेक्ट्रम, जो होराइज़न है, वहाँ पे कलर स्प्लिट होता है। तो वो वहाँ पे ऐसा लगता है ये पर्पल कलर का सनसेट हो रहा है, या सुबह उठोगे तो बिल्कुल ही मैरून कलर की स्काई होगी। अब ऐसी चीज़ें दिल्ली में तो कभी नहीं देखने को मिलेंगी, या तो वैसे ही नहीं स्काई दिखता पॉल्यूशन की वज़ह से। ये वो चीज़ें हैं जो, अगर आप फिट हो तो आप ट्रेक को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करोगे। फिट नहीं हो फिर तो तुम बीमार ही पड़ जाओगे, तुम चल नहीं पा रहे, तुम्हें ठीक से, यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ, तो उन केसेस में क्या करोगे? बाकी तब पता। और मैंने बस एक चीज़ उनसे पूछी थी कि क्या फ़ीस कुछ बता सकते हो? उन्होंने कहा ये डिपेंड करता है आप किस मंथ में जा रहे हो, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और किस जगह आप डिसाइड करते हो। तो वो अभी उतनी बात करने का मतलब ही नहीं था उनसे। बट चलो एट लीस्ट अब मुझे पता है कि ये चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम से चाहता था। बच्चे तो चाहते ही थे, मैं भी चाहता था कि मैं अपने स्टूडेंट्स को किसी एक छोटे से ट्रिक पे लेके जाऊँ। एट लीस्ट मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस तो करूँ टू द वर्ल्ड ऑफ ट्रेकिंग, तुम्हें पता चले ये क्या चीज़ है। तो देखते हैं। बाकी तुमने वो कौन-सी मूवी है? अरे जिसमें वो रणबीर कपूर जाता है ट्रेक पे, मनाली, दीपिका ये पादुकोण। जवानी है दीवानी। ये जवानी है दीवानी। उसमें वो लोग, खैर उसमें तो इतना ठीक से नहीं दिखाया, क्योंकि एक्चुअली ट्रेक पे आपको आस-पास दिखाना होता है कि वो जगह कितनी सुंदर है। वहाँ वो बंदे और वो लाना आंटी थी उसको दिखा रहे थे, वो
तो एक्चुअली इट इज द प्लेस दैट मैटर्स। और अगर आप फ्रेंड्स के साथ हो तो शायद ज्यादा ही मजा आता हो। मैं तो अननोन्स के साथ जाता हूँ हमेशा, मैं कभी भी दोस्तों के साथ नहीं जाता, क्योंकि आई लाइक टू मीट न्यू पीपल। दोस्तों के साथ जाकर के फिर वही लोग, फिर वही बातें। पर तुम तो अभी स्कूल के तुम दोस्तों के साथ जाओगे तो तुम्हें मजा ही आएगा। बाकी वो क्या कराएंगे वो तब देखेंगे कि वो क्या ऑर्गेनाइज कराते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई वढ़ाई कर लो। पढ़ाई नहीं करोगे तो मेरे को नहीं लगता किसी के भी पेरेंट्स जाने देंगे कहीं पे भी। आप सिर्फ ट्रैक की बात नहीं, वैसे भी अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो वो कुछ भी अलाउ कर देते हैं, पढ़ने वाले नहीं हो तो छोटी से छोटी चीज भी अलाउ नहीं की जाती। ठीक है। अच्छा अब अब क्या करना है हमने, डेप्रिसिएशन। ये जितने एब्सेंट है मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि क्या रीजन है उनके एब्सेंट होने का। 4 एब्सेंट हैं इस टाइम पर। यार मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में देख लेंगे। और हाँ, इससे एक और बात याद आई। मैं आपकी छुट्टी है 23 दिसंबर से 28, नहीं 28 या 29, ये मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैं ट्रैक पे ही जा रहा हूँ। ठीक है। पर मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस टाइम किसी के एग्जाम्स होते नहीं है। इस टाइम तो तुम्हारा विंटर ब्रेक ही होता है ना, क्रिसमस के पास तो एग्जाम्स होते नहीं है। अगर हो किसी के आगे या पीछे तो मेरे को बता देना, इस टाइम पे क्लास हो नहीं सकती। और मैं फोन पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, पहाड़ों पे फोन सिग्नल नहीं आते, कहीं तुम्हें लगे कि मैसेज करके पूछ लेंगे, ऐसा सर भी आप नहीं जा है। कहाँ रहे हो? ब्रह्मताल, उत्तराखंड में एक जगह है, ब्रह्मताल सर ओ, ट्रैक। अंडमान कैंसिल हो गया। हाँ, अंडमान निकोबार कैंसिल। अंडमान निकोबार में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हैं। वो खुल गया है, पर आप जैसे ही अंडमान निकोबार पहुंचोगे तो वहाँ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। मैंने जाना था वाटर स्पोर्ट्स के लिए, स्कूबा डाइविंग, डीप सी डाइविंग हो नहीं रही वहाँ पे। तो मैं मतलब मैं मेरे को टूरिस्टी एक्टिविटीज नहीं पसंद कि जा करके एक जगह लेटे हुए हैं। वो करते हैं लोग, उनके लिए अच्छी बात है। मेरे को कुछ करना होता है, कुछ कुछ एडवेंचर स्पोर्ट कुछ ऐसा। डीप सी डाइविंग बंद है, स्नॉर्कलिंग पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इतनी रिस्ट्रिक्शंस में जाके, एंड अंडमान थोड़ा सा मतलब अंडमान की ट्रिप विल कॉस्ट यू 40,000 रुपीज। तो अगर मैंने 40,000 रुपीज खर्च करने भी हैं और फिर मैं वहां जा करके वो कर भी नहीं पा रहा जो करना है, तो फिर फायदा नहीं ना उस चीज का। ट्रैकिंग क्यों, फिर मैं ट्रैक पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कूपन था 11,000 का, तो मेरे लिए ये ट्रैक फ्री है, मेरे पैसे लग ही नहीं रहे। मैं कहा फिर वहीं चले जाते हैं, कूपन यूज करते हैं। सर हाँ आप वो वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं? देखो, वो मैं आपको अलग से करा दूंगा कृति, क्योंकि डेप्रिसिएशन स्टार्ट करना जरूरी है अभी। ठीक है, मैं कल करा ठीक दूंगा है आपका। सर। अभी व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन सर कल टाइमिंग क्या है क्लास की? अभी टेस्ट के इसके बाद डिसाइड करते हैं। डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर और लैप्स ऑफ टाइम। ये बेसिक डेफिनेशन है, ऐसा नहीं है कि इसकी मल्टीपल डेफिनेशंस हो सकती हैं। आप टीएस ग्रेवाल खोलोगे या आपको बुक, अच्छा सेकंड, ये सेकंड में आ जाएगी, अब सेकंड बुक कलेक्ट कर लेना कुछ दिनों में। अभी नहीं बनी, अभी उसमें कुछ चीजें पेंडिंग है, बन जाएगी, मैं बता दूंगा। तो डेप्रिसिएशन क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर या लैप्स ऑफ टाइम। अब बेसिकली ये समझ लो, एक एसेट की वैल्यू कम हो गई, वो डेप्रिसिएशन है उस पे। ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, किस किस वजह से डेप्रिसिएशन लगता है? सबसे पहला है वेयर एंड टेयर। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है, आपने एक एसेट खरीदा, अब खरीद करके क्या उसको यूज करते हैं हम, फिक्स्ड एसेट है तो ऑब्वियसली यू विल यूज इट। मैंने जैसे ये फोन खरीदा, ये फोन मैं यूज करता हूँ, क्या ये वेयर एंड टेयर का बेसिकली ये मतलब है यूज करोगे तो स्क्रैचेस नहीं आएंगे? जैसे इसकी स्क्रीन पे स्क्रैचेस हैं, ये गरीब बेचारा है 2-3 बार ना गिर भी गया था, तो जैसे ये पीछे से टूट चुका है, यहाँ से टूट चुका है, यहाँ से टूट चुका है। तो अब अगर मैं इसको बेचने जाऊंगा तो ऑब्वियसली इसके स्क्रैचेस और ये टूटा फूटा जो है ये दिखेगा ना लोगों को, तो वो मेरे को इसका कोई सेम प्राइस, कवर उतार दिया अब लग नहीं रहा, वो इसका सेम प्राइस थोड़ी ना देंगे मेरे को। क्यों? क्योंकि वेयर एंड टेयर हो चुका है इस पे। एंड दिस गोज फॉर बेसिकली ऑल द एसेट्स। आपने एक कार खरीदी, आप उसको चलाते हो, वेयर एंड टेयर होता है ना कार का, चाहे एक्सीडेंट ना भी हो, मैं एक्सीडेंट नहीं बोल रहा हूँ,
मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मली छोटे छोटे स्क्रैचेस या कुछ भी, और वो चल रही है, इंजन तो यूज हो रहा है। अब वो नई कंडीशन में थोड़ी ना, इंजन आपने कार को चला लिया 1 लाख किलोमीटर, उस पे कोई स्क्रैच नहीं है, कुछ डैमेज नहीं हुआ बाहर, पर इंजन तो अब 1 लाख किलोमीटर चल चुका है ना उसका। ऑब्वियसली वो नई कार के इक्विवेलेंट तो नहीं है आज के टाइम पे। तो क्या सेम प्राइस फेच कर देगी आपकी कार? नहीं कर सकती। क्यों? अगर मेरे को कोई आदमी बोले एक गाड़ी ले लो जो 1 लाख किलोमीटर चली है 10 लाख में, और नई गाड़ी भी 10 लाख की मिलेगी, तो मैं यूज क्यों लूं? फिर तो मैं नहीं लूंगा ना। यूज लेने का फिर पर्पस क्या है? तो या तो अगर यूज लेनी है तो उसकी वैल्यू कम करो, तो डेप्रिसिएशन लग गया अपने आप, वरना तो मैं लूंगा नहीं उसे। तो फर्स्ट फैक्टर इज वेयर एंड टेयर। किसी भी पॉइंट पे कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो मेरे को बताना। सेकंड होता है इफ्लक्स ऑफ टाइम। इफ्लक्स ऑफ टाइम क्या होता है? वो ऐसा होता है कि मे बी हमारे एसेट पे कोई वेयर एंड टेयर नहीं है। वेयर एंड टेयर मतलब हमने उसे यूज किया ही नहीं। मैंने ये फोन खरीदा और मैंने इसको यूज ही नहीं किया कभी, मैंने इसको बंद बॉक्स में वैसे ही रखा, पड़े रहने दिया। अब 6 महीने के बाद ये बंद फोन है, नया, नए फोन्स भी आते हैं मार्केट में, इसका दूसरा मॉडल आ जाएगा। क्या ये अनयूज्ड फोन की वैल्यू गिर गई ना, क्योंकि नया मॉडल आ गया। अब ये ओल्ड मॉडल ऑल्दो अनयूज्ड है, वियर एंड टेयर नहीं है इस पे, पर इफ्लक्स ऑफ टाइम, इफ्लक्स ऑफ टाइम मतलब क्योंकि इस चीज को बहुत टाइम हो चुका है, अपने आप इसकी वैल्यू गिरेगी ही। तो जरूरी नहीं है डेप्रिसिएशन सिर्फ वेयर एंड टेयर की वजह से लगे। इफ्लक्स ऑफ टाइम या फिर लैप्स ऑफ टाइम जो ये लिखा है, इसकी वजह से भी चीजों की वैल्यू, चीजों की जो भी वैल्यू है वो कम हो जाती है। दैट इज व्हाट डेप्रिसिएशन। फिर थर्ड कॉज एक्सीडेंट्स। आपके एसेट का एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट सिर्फ मोटर व्हीकल्स के टर्म्स में मत समझो, जैसे मशीन है, मशीन के साथ एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट हो गया? कुछ उसमें प्रॉब्लम आई और कुछ फट गया या कुछ भी हो गया उस मशीन के साथ, और अब उसका कोई इक्विपमेंट, कोई पर्टिकुलर पार्ट ठीक से नहीं चलता। क्या उसकी वैल्यू नहीं गिर गई? वैल्यू गिर गई, डेप्रिसिएशन लग गया उस पे। और लास्ट ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस क्या होता है? ऑब्सोलिसेंस बेसिकली ये होता है नई टेक्नोलॉजी के आ जाने से पुरानी टेक्नोलॉजी का बेकार हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले मॉनिटर्स, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ क्योंकि आदित्य ने कहा था हाँ सर मेरे पास है। आदित्य तुम्हारे पास बड़ा टीएफटी मॉनिटर है ना? नहीं सर, वो बहुत पहले था। अच्छा था। तो जैसे पहले जो मॉनिटर्स थे वो ऐसे बिल्कुल ब्रॉड से आते थे, उसको टीएफटी यस मॉनिटर सर। कहते थे। अब मॉनिटर्स कैसे आते हैं? एकदम पतले, एलईडी मॉनिटर्स हैं वो। तो हुआ ऐसा कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई, मॉनिटर्स बिकेम स्लिमर। सेम गोज फॉर टेलीविजन। पहले के टेलीविजन हो सकता है अभी भी किसी के पास हो, पर वो लेटेस्ट मॉडल नहीं होगा। पहले टीवी बहुत ही ब्रॉड से आते थे। तो अब टीवी कैसे आते हैं? बिल्कुल पतले, बिल्कुल नहीं पतले पर उससे तो बहुत ज्यादा पतले। तो ऐसा है कि जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आती है, पुरानी टेक्नोलॉजी की डिमांड खत्म हो जाती है ना। अब अगर आपको नया टीवी मिलता है जो कि पतला है, क्या आप अभी भी वो मोटा पुराना टीवी लोगे? नहीं लोगे, उसकी डिमांड खत्म हो गई। अब इतनी इकोनॉमिक्स तो पड़ी है, अगर डिमांड नहीं बची तो प्राइस तो अपने आप ही गिरेगा ना। उसका प्राइस कम हो जाता है तो फिर से उस पर डेप्रिसिएशन लग गया। सर इस पे आपने टेस्ला का भी एग्जांपल दिया था। हाँ टेस्ला है, जैसे टेस्ला, अब फिर किसी को पता नहीं होगा। किस किस को नहीं पता कि टेस्ला क्या है, पहले ये बताओ। किस किस को नहीं पता? हैंड रेस करो। बाकी सबको पता है, सिर्फ इन दो को नहीं पता। हरलीन को नहीं पता, तो सिर्फ 3 को नहीं पता, बाकी सब ने टेस्ला सुन रखा है। कमाल की बात है। टेस्ला है एक कार्स बनाने वाली कंपनी। ये कार्स बनाते हैं, तो इसमें खास बात क्या है सर? कार्स तो बहुत सारी कंपनी बनाती हैं। टेस्ला ने, अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं, टाटा मोटर्स भी बना रही है, मारुति का भी प्रोटोटाइप है, हर कोई बना रहा है ऑलमोस्ट। टेस्ला ने ना स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना, या फिर ऐसा बोल लो कि टेस्ला सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बनाता है। अब नॉर्मली ना, ये इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तब बनाना, ये और ये सिर्फ कार्स बनाते हैं, ये इन्होंने तब बनाना शुरू किया था जब इलेक्ट्रिक व्हीकल बिल्कुल बेकार समझे जाते थे।
अब तो फिर भी थोड़ी सी इज्जत है उनकी, लोग खरीदते हैं। जैसे पुराने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रेवा कार देखी है किसी ने, 2 सीटर छोटी सर सी? मैंने देखी थी। हाँ तो हाँ तो जैसे जैसे टाटा नैनो थी ना, वो उससे भी छोटी कार थी, वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। तो ठीक है, मतलब है अभी भी। सर उसके टायर भी बहुत छोटे हैं। हाँ, उसका वो कार ही बहुत छोटी सी है, 2 लोग बैठ सकते हैं सिर्फ, 2 सीटर। तो और फिर दूसरी चीज ये, उसकी स्पीड नहीं है कुछ, वो बहुत स्लो चलती है। सेफ्टी कुछ ज्यादा नहीं है, छोटी सी मैच बॉक्स जितनी कार है, एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो गया पता नहीं, स्कूटी और उस कार का एक्सीडेंट हो जाए तो स्कूटी को कुछ नहीं होगा, कार में शायद बड़े बड़े डेंट पड़ जाए। तो वो कार, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतने ज्यादा सक्सेसफुल थे ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से व्हीकल को चलाने की टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। टेस्ला वाज अ गेम चेंजर। टेस्ला का जो ओनर है ना, एलॉन मस्क, कभी इसकी स्टोरी पढ़ोगे तो ये बहुत, मतलब इस आदमी ने ना इसको सर क्या ही बोला पता जाए, मुझे। सर इनके वो भी कंपनी है, स्पेस एक्स, न्यूरालिंक। स्पेस एक्स। सर वो न्यूरालिंक भी है ना। ये आदमी ना, मतलब ये शायद इंसान ही नहीं है, इसका दिमाग जैसा चलता है। इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। ये फाउंडर है टेस्ला का, और सिर्फ टेस्ला का नहीं, और भी दूसरी चीजें। तो टेस्ला की यूनिक बात क्या है, टेस्ला कार्स की यूनिक बात क्या है? वेरी एक्सपेंसिव। सर इलेक्ट्रिक कार्स और बहुत एक्सपेंसिव, हाँ। क्यों? और लोग खरीदते हैं, तुम्हें पता है टेस्ला की कार 3-3 साल बुकिंग में रहती है, 3 साल बुकिंग में। इतनी बुकिंग नहीं होती किसी की भी सर इंडिया में। शेंगेन शेंगेन जो है नहीं, चाइना में सिटी है जो, हाँ सर वहाँ पे भी बहुत सारे इसी के लिए जो है इलेक्ट्रिक स्टेशन खुले हैं हाँ हाँ। टेस्ला नहीं खोले। तो इंडियन टेस गवर्नमेंट भी तो स्पॉन्सरशिप दे रही है लोगों को। अब नेक्स्ट ईयर ना, बाहर तो आ चुकी है कार, चल रही है, हम तो बहुत पीछे हैं। और पॉइंट ये है कि फॉरेन कंपनी है वैसे। अब इसकी कार की स्पेशल बात क्या है? सबसे पहले ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, फ्यूचर बिलोंग्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, पेट्रोल तो लिमिटेड है ना आपका, पेट्रोल, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड है सप्लाई में। किसी ना किसी दिन जिस रेट पे हम फ्यूल को यूज कर रहे हैं, क्रूड ऑयल को, कभी तो खत्म होगा। उस दिन क्या करेंगे हम? आपकी गाड़ियां बेकार हो गई, फैक्ट्रीज में ये यूज होता है वो बेकार हो गया, बहुत कुछ बेकार हो जाएगा। और वैसे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पोल्यूशन नहीं करते। और जितने भी बाकी क्रूड ऑयल पे चलने वाले व्हीकल्स है, चाहे पेट्रोल वेरिएंट हो या डीजल वेरिएंट हो, दे ऑल कॉज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। तो और जो दिल्ली की हालत है अब, जो तुम बेचारे बच्चे, तुम्हारे लंग्स कभी खोल के देखे जाए ना, पता नहीं उसमें कितना तो धुआं ही निकलेगा अंदर से। तुम अभी देख ही रहे हो, इस पर्टिकुलर सीजन में क्या तुम्हें स्काई दिखता है क्लियरली? नहीं। पता है, शायद दिल्लीइट्स इस बात को रियलाइज नहीं करते। मैं भी पहले रियलाइज नहीं करता था, मेरे को लगता था ठीक ही तो यार, इतना शोर क्या मच रहा है। ये मैंने रियलाइज करना तब शुरू किया जब मैं यूक्रेन गया और मैंने वहां देखा स्काई। तब तो डिफरेंस समझ आता है ना, एक गंदे स्काई और बुरे स्काई में। अगर तुम बचपन से एक गंदा आसमान देख रहे हो तो तुम्हें तो पता ही नहीं ना कि साफ आसमान होता क्या है। तुम्हें तो लगता है ऐसा ही आसमान दिखता है, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। ये तो जब तुम किसी ऐसी जगह जाकर के स्काई ऑब्जर्व करो जो साफ है, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम कहाँ रह रहे हो। और फिर माउंटेन्स माउंटेन्स पे भी अगर आप जाके देखो, ये हालत दिल्ली की जो है ना, ये गैस चेम्बर है, ये गैस चेम्बर से कम नहीं है। इसी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतना बीमार पड़ना, इतना सब कुछ होता है हमारे यहाँ, पोल्यूशन ही इतना ज्यादा है। तो हमारी तो खास नीड है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इस रेट पे तो क्या होगा यहाँ के लोगों का, नॉर्थ इंडियंस की तो हालत बहुत खराब हो जाएगी ऐसे। अब ये कार्स जो हैं, एक तो इनके सेफ्टी फीचर्स टॉप क्लास है। क्यों? क्योंकि ये कार्स अगर किसी पेट्रोल, किसी क्रूड ऑयल वाले कार के साथ भी एक्सीडेंट हो जाए ना, तो इन कार्स को ज्यादा डैमेज नहीं होता। दूसरा, टेस्ला कार्स का एक फीचर जो वो क्लेम करते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी चलाई नहीं, कि टेस्ला कार्स कभी भी पलटती नहीं है। अगर उसका एक्सीडेंट भी हो जाए और वो कार अगर टम्बल कर जाए, वो वापस अपने चारों टायरों पे आ जाएगी। ये वो क्लेम करते हैं, बाकी आई डोंट नो कि कितना सच है कितना नहीं है, मैंने तो कभी पलटा के देखी नहीं है। ऐसा वो क्लेम करते हैं कि ये पलटेगी भी तो वापस अपने चारों टायर्स पे आ जाएगी। फिर उसके बाद इसके फीचर्स बहुत प्रीमियम है। आप इस कार में बैठोगे तो आपको, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल स्लो चलते हैं ना, सीएनजी वाली कार्स ले लो, बहुत स्लो चलती हैं, एक्सेलरेशन नहीं होता। ये है इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स, पर इनमें पावर इतनी है। अभी इनका एक ट्रक आया था, साइबर ट्रक। वो साइबर ट्रक की प्रेजेंटेशन पता है इन्होंने क्या दी थी? साइबर ट्रक इन्हीं का है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाला, और फोर्ड का ट्रक था। इन्होंने दोनों ट्रक्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। साइबर ट्रक और फोर्ड वाला ट्रक दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो जो ज्यादा पावरफुल है वो दूसरे को खींच लेगा। साइबर ट्रक ऐसे बच्चों की तरह वो डीजल ट्रक को खींचता हुआ ले गया, इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाला साइबर ट्रक। और ट्रक जो हमारे यहाँ ट्रक है वो नहीं, बाहर के ट्रक्स, मतलब
चलो देख लेना, साइबर ट्रक सर्च कर लेना, तुम समझ जाओगे क्या कह रहा हूँ मैं, ऐसे तो क्या तो ही। जो आपने इंस्टाग्राम में दिखाया था। अब मेरे को नहीं याद। साइबर ट्रक इनका लेटेस्ट जो ट्रक आया है वो है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, इसको सर्च कर लेना गूगल पे। और वैसे भी टेस्ला के बारे में पढ़ लेना, इंटरेस्टिंग चीज है। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है, जिस दिन टेस्ला इंडिया में आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाया, बहुत प्रीमियम क्वालिटी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आपको लगता है पेट्रोल व्हीकल्स के सेम प्राइसेस रहेंगे? नहीं रहेंगे। क्यों? जैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी अभी एक दूसरी कार लेनी थी, पर वो मैंने क्यों नहीं ली, क्योंकि अभी इतनी कोई नीड है नहीं लॉकडाउन में, और दूसरा मेरे को यही था, मेरे को भी पता चल गया कि नेक्स्ट ईयर तो टेस्ला आ ही रहा है, और टेस्ला के आने से और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे मार्केट में। इस टाइम पे अगर आप कोई व्हीकल ले रहे हो, अगर तो एब्सोल्यूट नीड है तो इंसान लेगा ही, पर अगर आप वेट कर सकते हो, 1-2 साल वेट करो, बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं, और इलेक्ट्रिसिटी ही फ्यूचर है। तुम आज एक पेट्रोल व्हीकल लो, अब तुमने नेक्स्ट व्हीकल तो 5 साल के बाद लेना है ना, अगले साल ही इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स आ जाए। इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स की रनिंग कॉस्ट लेस है, तुमने बस उसको चार्ज ही तो करना है जैसे फोन को चार्ज करते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा वो, पेट्रोल की कॉस्ट बच गई आपकी, फिर वो पोल्यूशन नहीं करता। और गवर्नमेंट भी इंसेंटिव्स दे रही है, जैसे जो केजरीवाल गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा है अगर आप इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल लोगे तो उस पे पता नहीं 50,000 या 1 लाख है जो हम देंगे आपको। तो 50,000 तो सीधा गवर्नमेंट दे रही है इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल पे, दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है सिर्फ। तो पॉइंट यही है कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे तो क्या हुआ, मतलब पुराने व्हीकल्स का क्या एक्सीडेंट हो गया, क्या ज्यादा वेयर एंड टेयर होने लग गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई तो पुरानी टेक्नोलॉजी, जो व्हीकल्स क्रूड ऑयल पे चल रहे थे, वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई। इसे कहते हैं ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस इज व्हाट? नई टेक्नोलॉजी के आ जाने से पुरानी टेक्नोलॉजी का बेकार हो जाना इज ऑब्सोलेसेंस। ठीक है? तो जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है, पुरानी टेक्नोलॉजी के प्राइसेस बेकार हो जाते हैं, क्योंकि अब उसके बायर्स नहीं बचे ना। धीरे धीरे हर इंसान इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लेगा। रनिंग कॉस्ट कम है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं उसके, बहुत अच्छी चीज है वो, गवर्नमेंट भी डिस्काउंट उस पे दे रही है, तो कोई क्यों लेगा पेट्रोल व्हीकल? ये व्हीकल, अब बस एक प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, सिर्फ एक, और वो भी इंडियंस के लिए एग्जिस्ट करेगी ज्यादा। वो क्या है? वो एक बार ही चार्ज होता है, फिर वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसका ना रेंज होता है। जैसे अभी टाटा हेक्सा जो है, उसकी रेंज ना कुछ 300 किलोमीटर्स है, मतलब आपने एक बार टाटा हेक्सा को पूरा चार्ज किया तो वो 300 किलोमीटर चलेगा। यहाँ से अमृतसर का डिस्टेंस क्या है? अब तुम कह रहे हो सर अमृतसर, अब मैं जाता हुआ हूँ तो अरे अमृतसर, कुछ आइडिया है यहाँ से अमृतसर कितना दूर है? यहाँ से जलंधर कितना दूर है? ये सब नालायक है। यहाँ से जलंधर है अप्रोक्सीमेटली 380 किलोमीटर्स। अब पेट्रोल व्हीकल के साथ तो ये है, जैसे आपने अपनी कार उठाई, तो आप जाने, 448 किलोमीटर है अमृतसर। हाँ कुछ 448 नहीं, उससे ज्यादा होगा। अ, रुको अभी बात सुनो पहले। यहाँ से आपने अपनी कार उठाई और आप जाना शुरू हुए जलंधर या कहीं भी, किसी भी दूर जगह, रास्ते में पेट्रोल पंप मिलता है, पेट्रोल कम हो रहा है तो पेट्रोल भरवा लो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या करोगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऐसा नहीं होता 5 मिनट में वो चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल को 1 घंटा लगता है चार्ज होने में। तो पॉइंट ये है, अब बाहर क्या होता है सर, जहां चल रहा है वहां ना जगह जगह चार्जिंग स्टेशन हैं, और बाहर का कल्चर ऐसा है कि आपने पब्लिक को कोई फैसिलिटी दी है ना, तो लोग उसे तोड़ते नहीं है या चोरी नहीं करते। हमारे यहाँ कल्चर ये है, तुमने खुले में कोई भी चीज छोड़ दी ना, वो अगले दिन मिलेगी नहीं, वो गायब हो जाएगी। यहाँ रेलवे के जो टॉयलेट के कोचेस होते हैं ना, उसमें जो वो डब्बा रखा होता है, उसको भी चेन से बांध के रखा होता है, वो चोरी हो जाएगा। हमारा इशू ये है, अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन ऐसी ही जगह जगह खोल दिए कि लोग आए, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करें और चले जाएं, तुम्हें लगता है अगले दिन उसको तोड़ करके ना लोग स्क्रैप में बेच रहे होंगे, जो भी लोहा निकला उसमें से उसे बेच देंगे वो। सबसे पहले तो हमारी कंट्री में अभी इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग पॉइंट्स हैं ही नहीं कार्स के लिए। तो आपने इलेक्ट्रिक कार अभी खरीद ली, आप लॉन्ग डिस्टेंस जाने से डरोगे, जाओगे कैसे? तुम्हारी कार तो बीच में डिस्चार्ज हो जाएगी, तो उसको चार्ज कहाँ से करोगे? कोई जगह ही नहीं है। तो ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एक इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल के लिए चाहिए। पेट्रोल पंप्स जैसे जगह जगह है, वैसे ही आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग स्टेशन भी चाहिए। और पेट्रोल पंप में तो जैसे 5 मिनट में टैंक फुल हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल में ये होता है आपको बहुत सारे खोलने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार एक व्हीकल रुका, उसको फुल्ली चार्ज होने में 1 आवर लगेगा, तो 1 घंटे तक बाकी सारे थोड़ी ना खड़े रहेंगे, तो आपको नंबर ऑफ चार्जिंग पॉइंट्स बहुत सारे लगाने पड़ेंगे। अब इस पे नितिन गडकरी जी ने बोला तो है कि हम कर रहे हैं, हम चार्जिंग पॉइंट्स बनाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी पॉलिटिशियंस तो बोलते ही हैं, हम तो बहुत सालों से सुनते आए हैं, ब्लैक मनी वापस लाएंगे, सर करप्शन बहुत खत्म। साल लग जाएंगे अभी प्रॉपर आने में।
देखो कार तो आ जाएगी, उसको लॉन्ग डिस्टेंस ले जाने में डर लगेगा, इसीलिए कॉम्बिनेशन आता है हाइब्रिड, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी पे भी चल लेगा, पेट्रोल पे भी चल लेगा। तो जितने रास्ते आप इलेक्ट्रिसिटी पे चला सकते हो चलाओ, जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें खत्म हो जाएगी, बैटरी डाउन हो जाएगी, उसे स्विच कर लो पेट्रोल पे। इस टाइम पे तो खैर यही स्मार्ट ऑप्शन है, आप कंप्लीटली इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लोगे, तुम तो भाई 300 किलोमीटर के बाद तुम्हारी गाड़ी बंद हो जाएगी, क्योंकि चार्जिंग पॉइंट है नहीं, तो आप क्या करोगे? ये पॉइंट इस टाइम है। और बाहर की कंट्रीज में ये चीज नहीं है, न्यूजीलैंड में टेस्ला चलता है, वहां जगह जगह चार्जिंग स्टेशन है। चाइना में ऑब्वियसली अभी आदित्य ने बोला, यूएस में तो ये कंपनी है यूएस की, वहां पे भी जगह जगह है। तो और दूसरी चीज, थोड़ा ना दुनिया से अवेयर रहो। कई बार मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ टेस्ला, उन्हें नहीं पता होता। देखो जाना करो आसपास दुनिया में क्या चल रहा है, इसको सर्च करो, आज इसकी कार्स देखो, इसके यूट्यूब पे वीडियोस देखो, तुम देखो टेस्ला कार क्या है। ये सेल्फ ड्रिवन कार्स बना चुके हैं, मतलब ये क्लेम करते हैं कि कुछ नहीं करना, सो जाओ गाड़ी में, उसको लोकेशन बता दो वो पहुंचा देगा। ऑल्दो ऐसा करता कोई नहीं है, क्योंकि अभी उस पे इतना, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतना कोई रिलाई नहीं करता। वो कार पता चले किसी ट्रक के अंदर घुस जाए इस चक्कर में कि सेल्फ ड्रिवन है। ठीक है, तो ये यही पॉइंट है कि जब ये सब नई टेक्नोलॉजी आएगी, पुरानी वाली बेकार हो जाएगी। तो ये बेसिकली डेप्रिसिएशन के फैक्टर्स हैं। इसको आपकी बुक में तो है ही, पर इसको लिख लो और इनको याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। सर नोकिया के साथ भी तो यही हुआ, उसने अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं करा तो वो पीछे रह गया। हाँ, नोकिया एंड्रॉइड पे आया नहीं, ना आईओएस पे आया, और एंड्रॉइड उस बेचारे फोन को खा गया। अब वो बाद में आया एंड्रॉइड पे, बट बाय दैट टाइम इट वाज टू लेट। ठीक है, अब हमने करना क्या है? देखो, इस चैप्टर में तुम्हें क्या करना है, मैं आपको बोलता हूं। आपने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपीस की। अच्छा सर, हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है? मतलब ये फोन है, ये फोन लेट्स से मैंने 60,000 का लिया था, तो सर ईयर एंड पे इसकी क्या वैल्यू है आपको कैसे पता? देखो, तुम्हें रियल लाइफ को अभी छोड़ो, आपको ना बुक बताएगी कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है। बुक में के क्वेश्चन में लिखा होगा, क्वेश्चन में लिखा है मशीन की कॉस्ट 1 लाख रुपीज है, और मशीन पे डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन का रेट लिखा है 10% पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल, अगर एक साल मशीन यूज हो तो 10% डेप्रिसिएशन लगता है। मुझे बताओ, एक साल के बाद मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगा रुपीज में? 10,000। 10,000। तो ये जो कॉस्ट थी आपकी 1 लाख, इसमें से आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, इतनी वैल्यू कम हो गई 10,000। अब मशीन की वैल्यू कितनी बची? अब कितने की है मशीन के? 90,000। ये क्या वैल्यू है एट द एंड ऑफ ईयर 1? वैल्यू एट एंड ऑफ 1 ईयर। ठीक, अब इस साल फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा। अब जब ये ईयर एंड हुआ, कितना डेप्रिसिएशन लगा? इसी पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10% ओरिजिनल वैल्यू पे। 9,000। ना ना ना, इसी पे लगेगा डेप्रिसिएशन। 10,000। 10,000 फिर से लगा। अब मशीन की वैल्यू कितनी हो गई? 80,000। 80,000। तो प्रिटी सिंपल, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। मशीन की वैल्यू 10,000 कम हो रही है, पहले साल के एंड में वो 90 की हुई, फिर 80 की हुई, फिर 70 एक्सेट्रा। इसको बस एक लेजर की फॉर्म में दिखाना है। लेजर की फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? लेजर में एंट्री बनाओ, पोस्ट करो, अपने आप यही निकलेगा। मैं इसी एग्जांपल को ना लेजर की फॉर्म में डालता हूँ। तो जब हमने स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन समझाया था तब अपने 2 तरीके बताए थे हमें। अभी मैं वो नहीं बता रहा, अभी पहले समझ जाओ डेप्रिसिएशन क्या, उसके 2 मेथड्स हैं, वो बाद में आते हैं उस पे। देखो, लेजर कुछ ऐसा बनता है। सर इसमें भी हर पार्ट का अलग लेजर बनेगा? हर पार्ट का मतलब? सर जैसे गुड्स लिए
सर उनकी जैसे गुड्स लिए तो उस पर डेप्रिसिएशन लेगा, जैसे लेजर में हम सुनो सुनो सुनो, मेरी एक बात याद रखना, इन्वेंट्री पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। डेप्रिसिएशन सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, ठीक है। इन्वेंट्री के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। क्यों? आप उसको, उसमें वियर एंड टियर हो रहा है? नहीं सर, नहीं हो रहा ना, तो डेप्रिसिएशन इन्वेंट्री पे लगता ही नहीं। इन्वेंट्री तो तुमने बेचने के लिए लिया है, डेप्रिसिएशन सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स पे लगेगा। एंड आई होप सबको फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेंट्री में डिफरेंस पता है। तो जैसे मशीन पे लगा और कार पे लगा तो मशीन का अलग लेजर बनेगा, फिर कार का अलग लेजर हाँ बनेगा। जी, आप चाहो तो एक साथ बना सकते हो फिक्स्ड एसेट्स के नाम से, पर हम अलग ही बनाएंगे क्योंकि तो अभी हमें बनाना ही नहीं आता ना। एक बार आ जाए फिर समझ जाएंगे। ये मशीन का लेजर है, मशीन अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अब मैंने क्या बोला था कि आपने खरीदी है मशीन 1 लाख रुपीस की, इसकी जर्नल बोलो। 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीन टू कैश, तो परचेज करने की एंट्री हुई मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, 1 लाख 1 लाख। ये मशीन का लेजर है। जब मशीन बढ़ेगी, मशीन इज ऑब्वियसली एन एसेट। एसेट का रूल क्या होता है? जब बढ़े तो डेबिट में, जब कम हो तो क्रेडिट में। अच्छा, ये कॉलम्स क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। हम दो तरीके से एंट्री डाल सकते हैं। मैं हमेशा यही बोलता हूं, देखो जब मशीन खरीदी, अभी जर्नल को साइड में रखो, जब मशीन खरीदी एंट्री डेबिट में आएगी या क्रेडिट में आएगी? मशीन डेबिट में आएगी। डेबिट में आएगी। एक तरीका ये है सोचने का। दूसरा तरीका क्या है? जर्नल को लेजर में पोस्ट करो। आपको जर्नल लेजर पोस्टिंग आती है ना? इस जर्नल को जब लेजर में डालोगे मशीन के, तो कहाँ आएगी एंट्री? डेबिट डेबिट में ही आएगी। तो आप चाहे सीधा सोच लो कि मशीन बढ़ रही है या कम हो रही है, उससे भी आपको आंसर मिल जाएगा। या आप उसका जर्नल लिख के उसे लेजर में पोस्ट करो, उससे भी सेम आंसर मिलेगा। तो इसको जब हम पोस्ट करेंगे, मशीन को खरीदा, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ 1 अप्रैल 10419 को खरीदा था, क्या एंट्री हो गई? टू कैश 1 लाख। ऑपोजिट साइड वाला लिखते हैं ना पर्टिकुलर्स में, टू कैश 1 लाख रुपीस। इसके बाद क्या हुआ है? 1 ईयर खत्म हुआ तो मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा 10,000। बिना जर्नल के सोचो, ये डेप्रिसिएशन डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा? क्रेडिट में आएगा। क्रेडिट में आएगा। सब एग्री कर रहे हैं क्रेडिट में ही आएगा? यस सर। क्योंकि इससे मशीन की वैल्यू कम हुई, तो ऑब्वियसली क्रेडिट में आएगा। अब दूसरे तरीके से सोचो, इसको, इसका लेजर बनाओ, इसका लेजर, इसकी जर्नल बनाओ। डेप्रिसिएशन की जर्नल क्या होती है? डेबिट आता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू। हाँ, डेप्रिसिएशन की जर्नल होती है। देखो ये परचेज की तो इजी थी, डेप्रिसिएशन में क्या हो रहा है? जिनको जर्नल नहीं याद या नहीं पता, मैं पहले लिख देता हूँ कि जर्नल होती क्या है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू वो एसेट जिस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है। अभी किस पे लग रहा है? मशीन पे। टू मशीन अकाउंट। ऐसा क्यों? देखो हुआ क्या, आपकी मशीन की वैल्यू कम हुई, मशीन की वैल्यू कम हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रहा है। एसेट डिक्रीज हुआ तो वो एसेट तो क्रेडिट हो गया, ठीक है। और साथ में जब ये एसेट की वैल्यू कम हुई, आपके लिए इट्स अ लॉस, इट्स एन एक्सपेंस, नुकसान हो गया ना। अगर बैठे बैठे मेरे फोन की वैल्यू कम हो रही है तो नुकसान ही तो है मेरे लिए। तो वो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है मैंने, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री यही होती है, डेप्रिसिएशन टू एसेट, जोन से भी एसेट पे लग रहा है वो। कितने से कितना डेप्रिसिएशन लगाया था हमने? 10%। यहाँ 10,000 था ना, तो एंट्री हुई 10,000 की। ये जर्नल जब मशीन के लेजर में पोस्ट होगा तो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा? क्रेडिट। क्रेडिट में आएगा। तो हमने जब ये सोचा इंक्रीज डिक्रीज, उससे भी आंसर क्रेडिट आया। जब हम जर्नल को पोस्ट कर रहे हैं उससे भी क्रेडिट आया। सिस्टम बना ही ऐसा है कि आना ही वहीं पे है उसने।
और लिखेंगे क्या? क्रेडिट में क्या लिखूं, पर्टिकुलर्स में क्या लिखूं? बाय बाय डेप्रिसिएशन मशीन बाय, बाय डेप्रिसिएशन हाँ, मशीन के लेजर में कभी भी मशीन तो दिखेगा ही नहीं, ऑपोजिट साइड वाला लिखते हैं ना पर्टिकुलर में, तो बाय डेप्रिसिएशन 10,000 रुपीज, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000 रुपीज। देखो इसकी डेट क्या डलेगी, डेप्रिसिएशन कब लग रहा है? 1 साल के बाद, पूरा साल यूज की मशीन, उसके बाद डेप्रिसिएशन लगता है ना। क्या डेट हुई 1 साल के बाद? ये 1 अप्रैल थी। ईयर कब एंड हुआ? 31st March 20. 31/03/20। ठीक है, पहले मेरे को बताओ यहां तक सबको समझ में आया? ये दो एंट्रीज, ये डला Yes, sir. यस सर परचेज करने का, Yes, ये sir. डला उस पे डेप्रिसिएशन। गुरनूर आपको समझ आ गया? Yes. सोनिया, यशिका, आप लोगों को समझ आ गया? यस सर आ गया। ठीक है, अब लेजर को क्लोज करना है, ईयर खत्म हो गया ना, लेजर को क्लोज कैसे करते हैं? देखो अपने आप बैलेंस 90 आएगा, आपने 1 लाख की मशीन खरीदी थी, उसमें से 10,000 चला गया तो 90 तो बैलेंस बचा। ये तो तुम नॉर्मली भी सोच सकते हो। अब जब क्लोज करते हैं तो जिस साइड का टोटल बड़ा होता है उसे दोनों तरफ लिखते हैं, किसी भी लेजर को ऐसे ही क्लोज करते हैं। तो टोटल तो बड़ा 1 लाख है, 1 लाख और 1 लाख। कितना बैलेंस बचा? क्रेडिट साइड पे 90,000 बचा, तभी टोटल 1 लाख आएगा, 90,000 रुपीज। और क्या लिखेंगे इसको? क्लोज क्या लिखते हैं? बाय क्लोजिंग बैलेंस को क्या लिखते हैं? By balance CD. नहीं, हाँ बाय बैलेंस CD 31/03/20। देखो ये लेजर दिखा क्या रहा है, लेजर बनाना एक बात होती है और लेजर को पढ़ पाना इज अ डिफरेंट थिंग। लेजर जो आपने कैलकुलेशन यहाँ की थी ना, मैंने इसको अकाउंट्स की जो प्रेजेंटेशन है लेजर उसमें डाल दिया बस। ये लेजर दिखा रहा है हमने 1 लाख की मशीन खरीदी, किस दिन खरीदी? 1 अप्रैल 19 को कैश दे करके, ये आ गई 1 लाख की मशीन। उसके बाद वो दिखा रहा है ईयर एंड पे इस मशीन की वैल्यू 10,000 से कम हो गई, तो कितनी बची? 90,000 बची। अगर ईयर एंड पे इस मशीन की वैल्यू 90,000 थी तो नेक्स्ट ईयर बिगनिंग में कितनी थी? 90,000। हाँ, अगर इस साल जब क्लोज हुआ तो मशीन 90 की थी तो नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में भी 90 की थी। अब जब हम क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग में कन्वर्ट करते हैं, हरलीन कुछ पूछना है आपने? जब हम क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ था ना, ओपनिंग के टाइम पे ये इधर आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन BD। ठीक, और डेट क्या होगी? नेक्स्ट ईयर की का फर्स्ट दिन कौन सा है? अगर ये था 1 अप्रैल 20। हाँ 1 अप्रैल 20, अगर ये ईयर 31 मार्च 20 को क्लोज हुआ तो नेक्स्ट ईयर अगले दिन से शुरू हो रहा है ना। आपका न्यू ईयर 31 दिसंबर को, 1 साल खत्म हो जाता है, 1 जनवरी से नया साल शुरू होता है। अकाउंटिंग में अप्रैल टू मार्च चलते हैं हम, क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। तो हमारा ईयर 31 मार्च को खत्म हो जाता है, 1 अप्रैल से फिर से आता है। अब ऊपर तक की स्टोरी अलग थी, मतलब मैं बना इसी के नीचे रहा हूं, पर ऊपर वाला लेजर हमें स्टोरी दिखा रहा था ईयर 1920 में क्या हुआ। 1920 में क्या हुआ वो हमें कहां तक दिखता है? इतने एरिया से। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ आपको लेजर एक बारी क्लोज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग में हम हर साल का अकाउंट बनाते हैं ना। आपको लेजर क्लोज करना है, नेक्स्ट ईयर फिर से ओपन करना है और नेक्स्ट ईयर की एंट्रीज नेक्स्ट ईयर में ही डालनी है। अब यहां डलेंगी बाकी एंट्रीज। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? क्या आपने कोई और मशीन खरीदी? नहीं, मैंने ऐसा तो आपको कुछ भी नहीं बताया था। नेक्स्ट ईयर सिर्फ ईयर एंड पे डेप्रीसिएशन ही लगा, 10,000 का डेप्रीसिएशन ही लगा। बताओ कैसे लगाएंगे? अब आपको पता है इसमें डेप्रीसिएशन कहाँ लिखूं मैं? क्रेडिट साइड पे। सर हम इसका दूसरा लेजर नहीं बनाएंगे, मतलब नया लेजर। दूसरा क्यों बनाओगे? मशीन का ही लेजर है ना, तो एक के नीचे एक हर साल का बनाते रहो, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है।
अगर एक ही एसेट या एक ही चीज का लेजर बन रहा है पर मल्टीपल ईयर्स का बन रहा है, 3-4 साल का बन रहा है, तो उसके नीचे नीचे ही बनाते हैं। एक को एक ईयर क्लोज करते हैं, नेक्स्ट ईयर ओपन करते हैं, फिर वो ईयर क्लोज करते हैं, नेक्स्ट ईयर ओपन करते हैं। बस अलग अलग में तो ज्यादा टेंशन है, और ये आपका काम तो कर ही देता है। नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगा था? 10,000। तो यहाँ बाय डेप्रिसिएशन फिर से 10,000। अब एक चीज याद रखना, जब लेजर पुराना क्लोज हो चुका है ना, पीछे से अब किसी भी चीज का कोई लेना देना नहीं। अब कैलकुलेट करते हुए कंफ्यूज मत होना कि पीछे से तो कुछ नहीं लेना, पीछे से कुछ नहीं लेना। आपके लिए एक तरीके से बात ही यहां से चल रही है, इस ग्रीन लाइन के नीचे होगा अब सब कुछ। पीछे वाला लेजर क्लोज हो चुका, उससे अब फॉरगेट इट, वो हो चुकी डील, वो सब काम हो चुका। अगर डेप्रिसिएशन 10,000 है और बैलेंस कितना था? 90। आपके पास मशीन पिछले साल से 90,000 की इस साल आई, और इस साल उस पे 10,000 डेप्रिसिएशन लग गया। अब कितनी वैल्यू बची इस ईयर एंड पे? 80,000। 80। और मुझे ये बताओ, ये डेप्रिसिएशन की डेट क्या होगी? यहाँ क्या डेट लिखूं? 31 मार्च 21। हाँ, क्या ये चीज सबको समझ में आई? यस सर। 31/03/21। ठीक। बैलेंस भी इसी दिन तो ईयर क्लोज हो रहा है, तो इस दिन कितनी वैल्यू थी? बाय बैलेंस CD 80,000। 90,000 की मशीन में से जब 10,000 डेप्रिसिएशन चला जाएगा तो 80 की बची, दोनों साइड्स क्लोज कर दो 90 पे, ये सेकेंड ईयर भी क्लोज हो गया। ये अकाउंटिंग की प्रेजेंटेशन है एसेट की। आपने कैश बुक किया ना, कैश बुक में भी तो यही था, आप सारी एंट्रीज लिख रहे थे, कहां कहां से पैसा आया, पैसा कब कब बढ़ा। दूसरी साइड आप लिख रहे थे पैसा कहां कहां खर्च हुआ, और लास्ट में आप निकाल देते थे अब कितना पैसा बचा। ये आप कैश बुक में कर रहे थे। तो ये मशीन का लेजर है, इसमें आप वही चीज कर रहे हो मशीन के लिए, कि कब मशीन बढ़ी, यहाँ इस दिन बढ़ी, किस वजह से वो कम हुई, इस वजह से कम हुई 10,000 की, और अब मशीन कितने की बची है, कितनी वैल्यू बची है, ये वैल्यू बची है। सेम कैश बुक वाली चीज है पर मशीन के लिए की जा रही है, दैट इज इट। तो 90,000 90,000। ठीक है, क्या ये चीज सबको समझ में आई यहां तक? नहीं आई तो Yes, sir. पूछ लो, कुछ भी डाउट हो तो पूछ। Yes. किसी को कुछ डाउट नहीं है? किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ हो, कुछ दिमाग में आ रहा हो? नो सर। हाँ जी सर, ये डेबिट साइड में हमने टू बैलेंस BD क्यों लिखा? क्योंकि आप पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस था उसको इस साल का ओपनिंग तो बनाओगे ना। इस साल आपकी मशीन स्टार्टिंग में कितने की थी वो तो लिखने की जरूरत है। अगर देखो, अगर मैं इसको ना लिखूं, अगर ये चीज मैं ना लिखूं, तो इस साल का लेजर देखो, इस ग्रीन लाइन से ऊपर वाले को इस टाइम भूल जाओ, वो पिछला साल था, वो लेजर क्लोज हो चुका। तो इस साल के तो लेजर में ऐसा दिखेगा कि डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं, और क्रेडिट साइड में मशीन रिड्यूस हो रही है। अगर यहाँ कुछ है ही नहीं तो कम कैसे हो जाएगा? पहले होना तो चाहिए कुछ, तभी तो आप उसको कम करोगे। जैसे ये लेजर में देखो, अगर डेबिट साइड खाली है मशीन अकाउंट की, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास मशीन है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो लेजर बन क्या रहा है? फिर आप क्रेडिट में भी कुछ डाल थोड़ी ना सकते हो। ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रांसफर किया जाता है ताकि पिछले साल जो मशीन क्लोज हुई उसको इस साल की स्टार्टिंग में दिखाया भी तो जाए कि जब ये साल शुरू हुआ तो मेरे पास 90,000 रुपीज की मशीन थी। ठीक है, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे आगे कोई चीज, तो ओपनिंग बैलेंस तो लिखना ही होता है। ठीक, और किसी को कुछ डाउट? अच्छी बात है। किसी टेस्ट कितने बजे? वो अभी एक सेकंड रुक जाओ, तुम लोग ही बता दो, तुम डिसाइड कर ही लो कितने बजे टेस्ट देना है BRS का। 1 2 3 तो शाम को ही ले लो। शाम को ठीक है। सर 1 को ले लो। हाँ सर, 1 बजे ठीक है। शाम तो शाम को क्यों देना चाहते हो? 1 o'clock सब दे सकते हैं? सर मेरा एग्जाम है ठीक। मंडे, तो फिर सुबह ही ले लो। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, तो सब 1 सुबह दे ही ले सकते हैं? लीजिए। हाँ तो हाँ 1 दे ठीक है दो, सर। सब बच्चे कल 1 o'clock BRS।
और ये हमारा मशीन अकाउंट बन गया। अब इसमें और क्या चीज है? आदित्य माइक म्यूट करो। अब इसमें ना और चीजें होंगी कुछ, अगर मैं बीच में ही मशीन बेच दूं, ऐसी ऐसी चीजें होंगी इस चैप्टर में गोइंग फॉरवर्ड। दूसरा, डेप्रिसिएशन लगाने के 2 तरीके होते हैं, वो हम सीखेंगे क्या है। तो देखो चैप्टर टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, पर कई बच्चों को टफ लगता है क्योंकि उन्हें डेबिट क्रेडिट नहीं समझ आ रहा होता। तुम बेसिकली समझ गए, मैं बस एक शेड्यूल बना रहा हूँ कि मैंने कितने में मशीन खरीदी, पूरे साल में उस पे कितना डेप्रिसिएशन लगा, और ईयर एंड पे उस पे उसकी कितनी वैल्यू बची थी। अब तुम्हें लगेगा सर ये तो मेंटली याद रख सकते हैं, इसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? ये तो हमें वैसे ही पता है। आप बोलो 1 लाख की मशीन खरीदी थी, 10,000 माइनस हुए, 90,000 बचे। देखो अभी ना तुम अकाउंटिंग सीख रहे हो तो तुम छोटे छोटे नंबर्स में खेल रहे हो। 1 लाख की मशीन, रिलायंस के पास कितनी मशीन्स होंगी, कोई आइडिया? ना मुझे आइडिया है, मतलब मैं एक अप्रोक्सीमेट वाइल्ड गेस मान रहा हूँ, उनके पास ना 10,000 करोड़ का इक्विपमेंट होगा, इससे ज्यादा होगा, इससे काफी ज्यादा होगा, पर वाइल्ड गेस है। तुम्हें लगता है वो मेंटली याद रख सकते हैं कि कितना में खरीदा था, कितना डेप्रिसिएशन हर एक पे लगा और क्या क्लोजिंग बैलेंस है? हो ही नहीं सकता। अगर पेपर पे ना लिखा जाए तो वो याद, ये हो ही नहीं सकता आपको। मेरे से कई बार ये बच्चों ने पूछा, सर इतनी सी चीज के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये तो वैसे ही बता देते कि पहले ईयर के एंड में 90,000 है, नेक्स्ट ईयर के एंड में 80 है। देखो सिखाया छोटी फिगर से इसलिए जा रहा है बिकॉज यू आर लर्निंग। अगर यहीं पे हम 2-2 3-3 करोड़ की बात करें तो तुम कैलकुलेशन एरर कर दोगे, तुम्हें कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है। एक्चुअली बड़ी कंपनीज निकालती हैं कि हमारे इतने करोड़ों के एसेट्स हैं, उन पे इतने करोड़ों का डेप्रिसिएशन लगा और ये उनकी क्लोजिंग वैल्यू है। तो वो आने के लिए पहले आना तो चाहिए डेप्रिसिएशन, और जब सीख रहे हो तब तो छोटी फिगर्स में ही सीखेंगे, 1 मशीन, 2 मशीन, 3 मशीन, इतना ही। उनके पास तो करोड़ों मशीन्स हैं, वो एक साथ कैलकुलेट करेंगे, वो तो पागल हो जाएंगे। बोलो आदित्य। तब बोर्ड में कैलकुलेटर होगा अराउंड अकाउंट्स के पेपर में से? नहीं, 11th-12th में कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, सर उसके कब से बाद होगा? कॉलेज से? कॉलेज से, सीए से, उसमें अलाउड है। एक और चीज बताता हूँ तुम्हें कैलकुलेटर से। मतलब जरूरत पड़ती है सर ऐसे, मतलब कि जरूरी हो जाए कैलकुलेटर की तो हो जाएगा ना? हाँ, बिना कैलकुलेटर के हो इतनी ज्यादा जाएगा, तो नहीं आती ना 11th-12th हो जाएगा, छोटी छोटी फिगर्स आती हैं। बोलो मानस। सर हमें तो फिगर दे रखे हैं कि इतनी एप्रिसिएशन लग गई, क्या पर मानस, कंपनी का सही। तुम्हारी आवाज नहीं क्लियर आ रही। सर हमें तो फिगर दे रखे डेप्रिसिएशन इतनी लगी, पर कंपनी को पता कैसे लगता है? मुझे अभी भी नहीं सुनाई दे रहा मानस, बहुत डिस्टरबेंस है तुम्हारे माइक में। किसी और को सुनाई दिया हो तो बता दो, मेरे को समझ नहीं आया वो क्या बोल रहा था। चलो फिर से बोलो, पर माइक अपना, वो तुम्हारा डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है माइक में। कैलकुलेटर से एक बात बताता हूँ, सीए में मेरा सेकंड स्टेज वाले एग्जाम्स थे, जिसे इंटर कहते हैं, एंट्रेंस हो चुका था, सेकंड स्टेज वाले एग्जाम्स थे, और पहला एग्जाम अकाउंट्स होता है सबसे पहला। तो मैं एग्जाम, और उसके 8 एग्जाम्स हैं, 8 हर अलग अलग दिन होते हैं, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फाउंडेशन में एक ही दिन में चारों हो जाते हैं, चारों सब्जेक्ट्स एक ही दिन में, पर वो पहले होता था, अब उसमें भी ऐसा नहीं होता। इंटर में सबसे पहला एग्जाम अकाउंट्स का। अब ऑब्वियसली मैं नर्वस तो था ही, सीए एग्जाम देने जा रहे हो तुम नर्वस तो हो गई, वो क्या पहाड़ जैसा पेपर होता है वो। तो मैं वहां बैठा और मैं अपना सब सामान लेके गया हूँ वहां, और तो मैंने अपने टेबल पे सब सामान रखा, अपना पानी की बोतल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पेन वगैरह। और फिर मैं देख रहा हूँ कि वो जो भाई साहब थे हमारे एग्जामिनर, वो ना क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम होता है। तो मैं देख रहा हूँ सबके डेस्क पे कुछ ज्यादा है और मेरे पे एक चीज कम दिख रही है, और मैं सोच रहा हूँ ये क्या है कि मेरे को मेरा डेस्क खाली खाली क्यों लग रहा है। और पता है तब मैंने रियलाइज क्या किया, मैं कैलकुलेटर नहीं लेके आया, मैं सीए का एग्जाम देने गया हूँ और मैं कैलकुलेटर नहीं लेके आया। अब तुम्हें लग रहा होगा क्या बड़ी बात है, 11th-12th में भी तो नहीं होता। उसमें पता है फिगर्स आती हैं थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में। अगर तुम ऐसे कैलकुलेट करने बैठ गए ना, वो हो ही नहीं सकता पेपर। तुम पूरे 3 घंटे में एक क्वेश्चन करोगे, वो भी कैलकुलेशन मिस्टेक के साथ, तो पूरे आपने 3 घंटे में 8 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया है बिना कैलकुलेटर के। वो एग्जाम इम्पॉसिबल है, सोच भी नहीं सकते तुम। अब मैं क्या करूं, मैंने कहा यार मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है, मैं सीए का एग्जाम देने आ गया, मैं तो फेल हो गया, मैं तो फेल हो गया। तो मैंने फिर इधर उधर देखा, मेरे आगे जो बैठा था ना उसके पास, वो जैसे मेरे जैसे नालायक है जो सीए एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं लेके जाते। जैसे मेरे को लोग कहते हैं कि सर आप तो अपने टाइम पे बड़े सिंसियर रहे होगे, मैं कहा हाँ बेटा तेरे को मेरी कहानियां नहीं पता।
मैं तो सीए के एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं लेके गया हूँ, और मेरे आगे वाला जो था वो एक्स्ट्रा होनहार बच्चा रहा होगा या व्हाटएवर, उसके पास थे 2 कैलकुलेटर। वो इसलिए रखते हैं बच्चे कि चलते एग्जाम में कैलकुलेटर का भरोसा थोड़ी है, कभी भी खराब हो जाएगा, कभी भी उसकी बैटरी लो हो गई तो बच्चे 2 रखते हैं। मैं तो 1 भी नहीं रखता था सर बच्चे उसने 2 क्या रखते थे। सोचा होगा आपको देते हुए? मुझे नहीं पता उसने क्या सोचा, मैं ये नहीं सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था मेरे को कहीं से कैलकुलेटर दिला दो, मैं फेल हो जाऊँगा। और मेरे को अगर कैलकुलेटर नहीं मिलता ना, मैं पेपर लिखता ही नहीं, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं था। वो तो आप अपने 3 घंटे बर्बाद कर रहे थे, 3 घंटे उससे अच्छा तो घर आके रो लेता। होता ही नहीं वो पेपर, बिना कैलकुलेटर तो इम्पॉसिबल है, तुम सोच भी नहीं सकते। तो मैंने उसको बोला कि भाई मैंने उसको ये नहीं बोला कि मैं लाया नहीं, मैंने बोला मेरा ना कैलकुलेटर गिर गया है कहीं पे, तो आप में मतलब मेरे को ये याद है, मैंने या तो उसको ये बोला कि खराब हो गया या कहीं गिर गया या टूट गया कुछ ऐसे, ये नहीं बोला कि मैं भूल गया वरना तो वो थप्पड़ मारता मेरे को, तू पेपर देने आया कैलकुलेटर नहीं लाया। तो मैंने उसको बोला कि कैलकुलेटर दे दो एक, तो और उसने मेरे को देते हुए बोला अगर मेरा खराब हो गया तो मैं वापस ले लूँगा। मैं कहा ठीक है। मैं कहा हाँ ठीक है, तू दे तो दे। तो वो पेपर जैसे-तैसे हुआ, और उसमें मेरे आए थे कुछ 100 में से 76। अब तुम्हें लग रहा होगा 100 में से 76, सीए के एग्ज़ाम में ना 76 पता है क्या मार्क्स होते हैं 100 में से? तो मैं पढ़-वढ़ के गया था, ऐसा नहीं था कि पढ़ के नहीं गया था, पर मैं इन चीज़ों में बहुत केयरलेस था कि सामान आज भी ऐसा होता है, मेरे साथ ये स्पेसिफिकली है, मेरे को कहीं ट्रैवल करना है ना, तो मेरी पैकिंग पता है मैं कब करता हूँ? जाने से 3 घंटे पहले पैकिंग शुरू होगी और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं कुछ ना कुछ भूलता ही हूँ। आदत है बचपन की, मेरे को बोलते रहेंगे सब कि तू देख ले, कर ले। पिछले मैं ट्रेक पे गया, अब मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज़ पहनता हूँ, कॉन्टैक्ट लेंसेज़ को केस में रखते हैं, मैं केस ही नहीं लेके गया। मैं वहाँ पहुँचा और मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि यार, मैं तो कॉन्टैक्ट लेंसेज़ का केस ही नहीं लाया। तो फिर और मैं ऑलमोस्ट जो बेस कैंप था वहाँ पहुँच चुका था, वहाँ तो कोई शॉप्स भी नहीं होती। वहाँ जैसे-तैसे मैंने एक फार्मेसी, एक केमिस्ट ढूँढा, मैं उसके पास गया, मैंने कहा भैया कॉन्टैक्ट लेंसेज़ के लिए केस है? केस भी नहीं था, सॉल्यूशन भी नहीं था, जो इसमें उसको रखते हैं। तो सॉल्यूशन तो उसके पास नहीं था, पर मेरे को ये था कि कोई और बच्चा तो होगा जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनता है, तो मैं उससे सॉल्यूशन बोरो कर लूँगा, इसी भरोसे जीते हैं हम। कोई और लाएगा, कोई और कर लेगा। तो केस के लिए उसने मेरे को पता है क्या बोला? कहता भैया केस तो नहीं है, पर मैंने कहा कुछ और देख लो, कोई भी चीज़ जिसमें मैं अपने लेंसेज़ रख सकता हूँ। उसने पता है मेरे को क्या दिया? यूरिन सैंपल्स कलेक्ट करते हैं ना जिस बॉटल में, उसने मेरे को बोला भैया ये बॉटल्स हैं, ये छोटे-छोटे, इस ये ना यूरिन सैंपल्स के लिए। मैं कहा भाई दे दे कोई नहीं, मैं इसमें रख लूँगा, अब ये इससे काम चला लूँगा मैं। मैंने उनमें फिर वो 6 दिन का ट्रेक था, 6 दिन यूरिन सैंपल्स में मैंने यूरिन सैंपल वाली बॉटल में, उसमें यूरिन सैंपल नहीं था, वो सिर्फ़ बॉटल थी जिसमें कलेक्ट होता है, उसमें मैंने कॉन्टैक्ट लेंसेज़ रखे और एक भला उस मैडम का जो दूसरी भी कॉन्टैक्ट लेंसेज़ पहनती थी, उससे मैंने सॉल्यूशन लिया। तो ये बचपन की आदतें पता है ये यू कैरी विद योरसेल्फ लाइफ लॉन्ग। जो बचपन से तुम्हारी मेरी बचपन से आदत थी हमेशा स्कूल का बैग पैक करना है तो लास्ट बस अभी वैन वाला नीचे हॉर्न बजा रहा है और मैं भैया रुको मैं अपनी नोटबुक डाल रहा हूँ तो नोटबुक भूलूंगा नहीं क्या मैं कोई। ये बचपन से आदत थी और बड़े होकर के ना इसे चेंज करना बहुत टफ हो जाता है। मैं यूक्रेन पहुंचा हूँ और वहां जाकर के मैंने ये देखा है कि मैं अपने फोन का चार्जर ही नहीं लाया। अब मतलब बेकार का एक्सपेंस है ना, आईफ़ोन का चार्जर भी इतना महँगा होता है, ₹2000 का चार्जर बेकार में ₹2000 अब क्या करता? खरीदना तो था ही अपना चार्जर तो इंडिया में भूल गया था मैं। तो ये बचपन की चीज़ें होती हैं, ये बचपन में ही ठीक हो पाती हैं। बड़े होते-होते ना ये इन आदतों को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बोलते हुए हँस रहा हूँ तो मैं ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करता। मैं कितनी बार कोशिश कर चुका हूँ कि मेरे को कहीं पर भी जाना है तो मैं अपना बैग टाइम से पैक कर लूँ, सारी लिस्ट बना लूँ, सब कुछ देख लूँ कि मैंने रखा है या नहीं। कभी नहीं हो पाता। बस आदत है, बनी हुई है, चेंज ही नहीं होती जितनी भी कोशिश कर लो। तो छोटी एज में हम जो हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं ना, ये तुम सबके लिए लेसन है कि आप जो चीज़ को अभी मज़ाक में ले लेते हो कि अरे बाद में देख लेंगे। जो बच्चा कैलकुलेशन करते हुए सिली मिस्टेक्स करता है ना क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहा, वो फॉर श्योर एग्ज़ाम में भी करेगा क्योंकि उसे आदत ही नहीं है कंसंट्रेशन से कैलकुलेशन करने की। ये सब चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करती हैं कि छोटी-छोटी हैबिट्स हम किस चीज़ को कितना लीनिएंटली ले लेते हैं। स्कूल डेज़ में क्या होता था? मेरे को होता था कि अरे नोटबुक भूल भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? पीरियड तो वैसे ही नहीं अटेंड करने होते थे, आधे टाइम तो बंक पे ही रहता था। मैं हाउस कैप्टन था। हाउस कैप्टन को कोई कुछ बोलता है? मैं निकल जाता था, मेरी हाउस की ड्यूटी है, मेरे को हाउस का बोर्ड बनवाना है, ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना है, वो करना है, तो चलती थी, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी कभी।
पर उससे ये हुआ कि जब मैं बड़ा हो गया तो मैं सीए एग्जाम में बिना कैलकुलेटर के पहुंच रहा हूँ वहां पे भी किसी को पता नहीं चला, वरना वो कहते हैं ये तो पक्का फेल है, इसमें क्या करना है। और उसके बाद से जब भी ट्रैवल करता हूँ, अभी भी मेरे को पता है ये 23 दिसंबर का ट्रिक है, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारे सर सब सामान लेके वहां पहुंच जाए वहां जा करके याद आएगा अबे ये भूल गया वो भूल गया, कुछ ना कुछ याद आएगा। मेरे को तो सपने ही आते हैं कि मैं कहीं पहुंच गया हूँ और मेरे पास ये चीज नहीं है सपने तो कैसे आते हैं मेरे को। तो तुम लोगों को यही चीज ध्यान रखनी है कि ये हैबिट्स जो भी आपकी होती है ना, जिन चीजें जो में लगता है मजाक है, ये एक बार एक सर्टेन एज तक आप पहुंच गए यही काम करते करते, फिर उसको चेंज करना बहुत टफ हो जाएगा। तो बस यही थी कहानी आज की, और यही डेप्रिसिएशन है। अभी इसको हम कंटिन्यू करेंगे, इसके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे, आपको एक ही साथ 3-3 4-4 साल का लेजर बनाना होगा, उसमें आपको और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो जाएंगी, तो ये तब हम डिस्कस करेंगे। अब कल आपका टेस्ट है 1, और मैं वैसे तो कल क्लास रख लूं, पर मेरे को पता है अटेंड तो संडे को कोई करता नहीं है, कितनी बारी रखी है हमने, संडे को कोई आता नहीं। तो नेक्स्ट क्लास, अब मेरे को एक चीज बताओ, तुम सबके लिए टीटीएस 7:30 to 8:30 कंफर्टेबल है या एमडब्ल्यूएफ 7:30 to 8:30? TTS। टीटीएस तो तो फिर TTS हाँ, तो फिर टीटीएस ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास होगी ट्यूसडे को। ये चैप्टर हम एम करते हैं कुछ 7-8 क्लासेस इतनी लग जाएंगी इसमें, उसमें खत्म करने का, ठीक है। और हरलीन आपकी वही 140 वाली क्लास चलेगी, और स्नेहा आप भी अटेंड करोगे, क्योंकि अब हम जो जर्नल कर रहे हैं वो आपने भी नहीं करी, तो आप अटेंड कर सकते हो ना 140 एवरी डे। हाँ जी। ओके ठीक है। अच्छा, और एक दूसरी चीज जो लास्ट टाइम स्नेहा कह रही थी, मेरे को अब याद आया, वो उसका माइक नहीं चल रहा था, अब इसमें ना ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमने जब लास्ट टाइम किया था तो हमने यहाँ बैलेंस 100, पहले 3100 लिखा था, फिर 100 किया था ना, ये 3100 ही है। वो मैंने कैलकुलेशन एरर कर दिया था, ये 3100 ही है। हमने ना बिल का अमाउंट डाला ना वो नोटिंग चार्जेस डाले, यहाँ 3100 ही आएगा। सर तभी मेरा ये जो है ना क्वेश्चन जो आपने होमवर्क दिया था दूसरा वाला, उसमें 6000 का डिफरेंस आया, तो इसी की वजह से आ रहा था। हाँ, वो मैंने कैलकुलेशन एरर किया, तुम सबने भी देखा नहीं, देखो मैंने यहाँ 28,750 लिखा है, माइनस करना था 28 में से, पर मैंने 3000 या मैंने 25 लिख दिया, तो उसकी वजह से मेरे को लगा कि 3000 बिल इंक्लूडेड नहीं है, पर ये 3100 है, ये 100 नहीं है, इसको करेक्ट कर लेना। बाकी तो कल अब आपका जब एग्जाम होगा तो पता चलेगा 1 o'clock, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय। कुछ बोलना है हरलीन? हाँ अरे जी सर, एक कैलकुलेट चीज एक एक करके। बोलो, आप बोलो। नहीं, मैंने नहीं बोलना, आप बोलो। हाँ जी सर, एक चीज पूछूं, हाँ। इसमें जो अभी आपने ये लेजर करवाया है, इसमें जो लास्ट डेट हमने डाली ना बैलेंस बीडी, उसमें 31/3/20 है, हाँ, वो गलत लिख दिया, तो 21 21 नहीं है, होगा वो? 21 है। हाँ, अब तुम बोलो आदित्य। नहीं सर कुछ कुछ नहीं, चलो ठीक है। अब आपको नेक्स्ट वो क्वेश्चन का आंसर भेज देना है या तो कौन सी मैं आपको वो क्वेश्चन कल करा दूंगा अलग से, ठीक है, हाँ या अगर मैंने बना दिया तो मैं बना के भेज दूंगा, ठीक। चलो अब बाय बाय, कल 1 o'clock, और उसके बाद जो क्लासेस का शेड्यूल है वो। बाय सर। टाटा। थैंक यू सर, बाय। ओके।